नेपाल में जोरदार जेनजी जन आंदोलन चलने के बाद अब देश की कमान एक ऐसे दिलचस्प व्यक्ति सुशीला को सौंपी जा रही है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि संघर्ष, विवाद, न्याय और एक ऐसी अतीत की है जो किसी फिल्मों से कम नहीं है। वो हाईजैक जिसने इतिहास रच दिया। साल था 1973, जून का महीना। रॉयल्स नेपाल एयरलाइन की एक फ्लाइट विराटनगर से काठमांडू जा रही थी। विमान में नेपाल के राष्ट्रीय बैंकों के करोड़ों की रकम थी। तभी अचानक नेपाल के इतिहास में एक प्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैकर्स ने प्लेन को भारत के बिहार राज्य के फोर्ट्सगंज के सुनसान इलाकों पर उतारा और पैसों से भरे बक्सों को बाहर निकाल लिया। कहा जाता है कि ये पैसे नेपाल के पंचायती शासन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन को फंड करने के लिए था। इस हाईजैक में दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी शामिल थे, जो बाद में सुशीला के पति बने। उन्हें भारत में गिरफ्तार किया गया और 2 साल जेल में रहे। फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। बात करें सुशीला की विराटनगर से सुप्रीम कोर्ट तक। आपको बता दें कि सुशीला काकरी का जन्म नेपाल के विराटनगर में हुआ था। उनका परिवार नेपाल कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोरियाल के करीब था। शुरुआती पढ़ाई विराटनगर से ही हुई और फिर 1972 में वहीं से उन्होंने बीए पूरा किया। इसके बाद वो भारत आई और बीएचयू वाराणसी से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यही उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई। बाद में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ किया और वकालत शुरू की। 1985 में उन्होंने टीचिंग की और बाद में वकील बनी। उन्होंने 2016 में नेपाल की पहली चीफ महिला जस्टिस नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जैसे सूचना एवं संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को जेल की सजा दी गई। एक मंत्री को पद पर रहते हुए सजा देने का पहला मामला था। भ्रष्टाचार निरोधक प्रमुख लोकमान सिंह कार्की को भी हटाया गया। इन फैसलों ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता साबित की, लेकिन इससे टकराव भी बढ़ा। 2017 में उन्होंने एक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को गैर कानूनी ठहराया, जिसके बाद सत्ताधीश दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जनता, वकीलों और नागरिक समाज ने खुलकर विरोध किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और महाभियोग वापस लेना पड़ा। कुछ हफ्ते बाद वो रिटायर हो गई। उनका यह संघर्ष आज भी नेपाल की न्यायिक स्वतंत्रता की मिसाल है। 2025 में नेपाल में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त जेनजी आंदोलन हुआ, जिसे लोग जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाने, और इस जेनजी प्रोटेस्ट ने सरकार को हिलाकर रख दिया और अब एक नई अंतरिम सरकार बन रही है, जिसका कमान सुशीला को सौंपी जा रही है। उनके नाम पर काठमांडू के मेयर बयाल शाह समेत कई नेताओं ने समर्थन जताया। कुलमान घिसिंग भी रेस में थे, लेकिन आम सहमति सुशीला के नाम पर ही बनी। बात करें सुशीला की भारत के साथ संबंधों की, तो उनका कहना है कि भारत से जुड़ाव सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें बीएचयू के दिन याद आते हैं, गंगा किनारे हॉस्टल और वो गर्मी, वो रात, वो छत की नींद। वो विराटनगर में रहने वाली है, जो भारत से महज 25 मील दूर है। उनका कहना है कि वे अक्सर भारत बॉर्डर्स के बाजारों में जाती रही हैं। भारत नेपाल संबंधों ने पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय नेताओं को भाई बहन मानते हैं। भारत नेपाल के लोगों के बीच अत्यंत आत्मीयता और सद्भावना है। मोदी जी के बारे में मेरी राय अच्छी है। अंतिम शब्दों पर कहें, सुशीला का अंतरिम प्रधान बनना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह उस जनता की जीत है जो कि न्याय, ईमानदारी और बदलाव के लिए सड़क पर उतरी थी। शायद वहां के जेनजी लोग ये भूल गए थे कि जिनकी सरकार वो बनाने जा रहे हैं, उनके घरेलू संबंध एक ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने नेपाल के ही एक फ्लाइट को हाईजैक करने में मदद किया था, जिसके चलते वे शायद जेल भी गए। पर कुल मिलाकर कहीं तो ये उस महिला की जीत है जो ना सिर्फ इतिहास रचती है, बल्कि सही दिशा भी देती है। अब देखना ये है कि ये जेनजी लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार नेपाल को आखिर कितने अच्छे तरीके से चलाती है।